बजट आने वाला है। आम बजट को लेकर आप लोग व्यापारी संगठन से जुड़े हैं, व्यापारी हैं, क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है? गवर्नमेंट से क्या आप लोगों ने आशाएं लगा रखी है? देखिए, ये इनकम टैक्स की कई बार सीमा थोड़ी थोड़ी बढ़ाई गई है, लेकिन पिछले साल एक स्कीम आई, दो स्कीमें आई, 5 लाख रुपए तक छूट और ATCC LIC इनकी छूट को लेकर के 2.5 लाख की आई। ये दो अलग अलग जो स्कीम आई इनकम टैक्स की, इनको एक करना चाहिए, एक ही रखना चाहिए। दो में बड़ा कन्फ्यूज़न होता है। एक तो स्कीम एक की जाए, दूसरा सबसे बड़ी बात है कि ये जो आयकर की सीमा 5 लाख की है, कई साल हो रहे हैं इसको बढ़ाकर 10 लाख रुपए किया जाए और 10 लाख रुपए को ऊपर का जो स्लैब है 30% का है, उसको 15% किया जाए, 15% टैक्स केवल इस पर निर्धारित किया जाए। ये दो प्रमुख मांगे इनकम टैक्स संबंधित हैं। और दूसरी बात कि जीएसटी पर भी कई घोषणाएं होनी है जो प्रस्तावित है, सुनने में आ रहा है। जीएसटी में तिलहन, गल्ला दलहन पर तो छूट है, पूर्तियाँ कर मुक्त है। एक गल्ला व्यापारियों का एक और तीसरा प्रमुख उत्पाद होता है तिलहन, ऑयल सीड, उसको भी कर मुक्त किया जाए। अभी 5% है। दुनिया में कई देशों में गल्ला दलहन के साथ साथ तिलहन भी कर मुक्त है, इसलिए तिलहन को हिंदुस्तान में भी कर मुक्त किया जाए। दूसरा, इस समय एक बहुत बड़ी समस्या किसानों को भी और दाल मिलर्स को बहुत फेस करनी पड़ रही है, क्योंकि मैं कृषि उत्पाद के संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। कई जगह से फ़ोन आ रहे हैं कि मटर का इंपोर्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है। उससे हो क्या रहा है कि पिछले साल जब इंपोर्ट मटर पे खोला गया नवंबर में, तब एकदम से घट करके 72 रुपये जो मटर होलसेल में बिक रही थी, सीधे घट करके 45 रुपये के आसपास आ गई। अब वो 40 रुपये के आसपास कानपुर में पहुंच करके पोर्ट में 37 रुपये है रसिया की मटर। तो ये बहुत ज़्यादा एकदम से डाउन हुआ। मटर इंपोर्ट किया जाए क्योंकि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी है, और लेकिन एक मात्रा निर्धारित की जाए, कम से कम मात्रा निर्धारित की जाए, क्योंकि बहुत कई लाख टन मटर इस समय पोर्ट में पड़ा हुआ है और बहुत तेज़ी से मंदी आ रही है। किसान भी मटर का उत्पादन धीरे धीरे बंद कर देंगे अगर इसी तरह से मटर की कीमतें घटती रहीं। आखिरी बात कि ऑनलाइन कंपनियां, खास करके जो अमेरिकन कंपनियां हैं, अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट, ये कंपनियां लगातार ऐसी स्कीम देती हैं, या अन्य कंपनियां भी कई बार ऐसी स्कीम देती हैं जिससे लोग प्रलोभन में आते हैं, और कई ज़्यादातर उत्पाद सेकेंड हैंड होते हैं या कुछ ख़राब होते हैं। मैं खुद इसका पीड़ित हूँ। हमारे घर में एक प्रोडक्ट आया, हमारी पत्नी ने कीमत कम दे करके उसको बुला लिया, लेकिन वो प्रोडक्ट बाद में कुछ ही दिन में ख़राब हो गया। अब हम कई लोगों से कांटेक्ट कर रहे हैं, उसमें ठीक करने कोई नहीं आ रहा है। तो ऑनलाइन कंपनियों पर एक नियामक आयोग जो उसको कंट्रोल करे, कोई भी ऐसी स्कीम वो ना लाएँ जो बहुत ज़्यादा खास करके ऑफलाइन व्यापार को प्रभावित करे। इसलिए नियामक आयोग बनाया जाए जो ऑनलाइन कंपनियों को कंट्रोल कर सके। न तो देश का रिटेल कारोबार, और लगभग ये मान करके चलिए 80 करोड़ लोग जो व्यापार से जुड़े हुए हैं, जो कम से कम 10 करोड़ व्यापारी सीधे सीधे इसमें प्रभावित हो रहे हैं। अगर ऑनलाइन कंपनियों पर कंट्रोल नहीं किया गया तो धीरे धीरे देश का व्यापार, ऑफलाइन बाजार, दुकानें, ये सब धीरे धीरे प्रभावित होंगी, खत्म हो जाएंगी। इसलिए ऑनलाइन को कंट्रोल करने के लिए नियामक आयोग एक बनाना चाहिए। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनायक पोद्दार है। विनायक जी, किस कारोबार से आप जुड़े हैं? मैं गद्दे की लाइन से जुड़ा हुआ हूँ। और तो जी आम बजट है, जी आम बजट को लेकर क्या उम्मीद लगा रखी है आपने? देखिए, ये मोदी 3.0 जो अभी नई सरकार का गठन हुआ है, उसका पहला बजट ये मानसून सत्र में पेश होने जा रहा है। 23 जुलाई को हम सब बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं इस बजट का। इस बजट में हम लोग ये चाहते हैं, एक तो ऑनलाइन जो, इससे हमारा प्रभाव बहुत पड़ रहा है व्यापार में। ऑनलाइन जो व्यापार है उसमें सरकार ठीक है ऑनलाइन को बढ़ावा दे रही है, दे बिल्कुल दे, बहुत से लोगों को ज़रूरत है आज की तारीख में ऑनलाइन की, लेकिन उसमें टैक्सेशन का कुछ या तो ऐसा प्रावधान कर दे कि कुछ रेट टैक्सेस का और बढ़ा दे। क्योंकि ऑनलाइन जब आदमी देखता है, सारी चीज़ें देखता है और हम लोगों के आता है, तो कहीं ना कहीं उसको फ़र्क महसूस होता है। तो वो एक हमारी सरकार से एक
विनम्र गुजारिश होगी कि उसको थोड़ा सा देखें। और दूसरा एक चीज और मैं चाहूंगा इस आप लोगों के माध्यम से कि मोदी 3.0 का जो ये बजट है, इसमें 80 करोड़ लोगों को राशन का लाभ मिल रहा है। ये एक बहुत बड़ा जांच का विषय है कि 80 करोड़ लोग जरूरत नहीं है, उनको जरूरत हमें लगता है उसमें से 40% या 50% लोगों की है, क्योंकि बहुत से लोगों के पास इतना राशन आ जाता है कि वो दुकानदारों को जाके बेच देते हैं, ठेलिए कुलचों वालों को जाके बेच रहे हैं, समोसे वालों को जाके बेच देते हैं राशन। ये भी एक बहुत बड़ा जांच का विषय है। अगर वो पैसा बचेगा सरकार का राशन के माध्यम से, तो हमें लगता है शिक्षा और चिकित्सा, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ये अगर शिक्षा और चिकित्सा में अगर वो पैसा और खर्च कर देगी तो कहीं ना कहीं देश का लाभ होगा, लोगों का लाभ होगा। जब शिक्षा बढ़ जाएगी तो अपने आप लोगों को नौकरियां मिलने लग जाएंगी, अपने आप लोग जागरूक हो जाएंगे और अपने आप मतलब जिन सब चीजों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी लोगों को फ्री राशन लेने की। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंजू अग्रवाल। आप लोग गृहिणी हैं, परिवार चलाती हैं। हाँ जी। आम बजट आ रहा है, सरकार से क्या चाहते हैं आप? सरकार से बस ये इतना चाहते हैं कि इस टाइम में जो सरकार ने महंगाई बढ़ा रखी है, हम लोगों के लिए बजट में बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कतें आ रही है। किचन में सब्जियां हैं महंगी हैं, दालें सब बहुत ज़्यादा महंगी हो रखी हैं, सब कुछ महंगा है, मतलब कोई भी चीज़ सस्ती नहीं है। तो सरकार को थोड़ा सा हम लोग गृहिणियों के लिए कुछ थोड़ा सा वो करना चाहिए, रिजेक्ट मतलब थोड़ा सा जो आम बजट हाँ जी, आता है, आम देखा गया है अधिकतर जो गृहिणियां होती हैं, गैस सिलेंडर के दाम हो गए, आटा चावल के दाम हो गए, उनको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? उनको लेकर बस ये बोलना चाहूँगी कि मैं उसके दाम सरकार थोड़ा से हम लोगों के लिए कम करे, किफ़ायती करे, कम करे। हम लोगों का जो किचन का है बजट सही चले, मतलब गड़बड़ाए ना। आम बजट आ रहा है, आम बजट को लेकर आप गृहिणी हैं, किचन चलाते हैं, क्या चाहते हैं आप आम बजट को लेकर? सरकार से क्या आप गुजारिश करते हैं? देखिए, सरकार को मैं बहुत सारे सुझाव देना चाहती हूँ। उसमें से फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि जो हमारे हस्बैंड्स है जो व्यापारी हैं, तो इंडिया का जो व्यापारी है, जो दुकानदार है स्पेशली, वो बहुत बुरी तरह से परेशान है, क्योंकि सारे ही लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं। तो ऑनलाइन शॉपिंग की वजह से बाहर की जो अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियां हैं, वो हमारे देश का बहुत बड़ा अमाउंट प्रॉफिट के माध्यम से लेके जा रही हैं, और हमारे देश का आम इंसान है, जो व्यापारी वर्ग है, वो गरीब होता चला जा रहा है। क्योंकि उसका कई बार ये होता है सुबह से शाम तक में वो ऐसे दुकान खोल के सुबह बड़ी उम्मीद से बैठता है, शाम तक उसकी बोहनी तक नहीं हुई होती है। तो मेरा सरकार से एक सुझाव है कि देखिए, हमारे जो हस्बैंड्स हैं या जो घर के मैन्स हैं जो कमाने जाते हैं, बेटे हैं, तो वो खाली हाथ जब घर आते हैं तो हमारे घर का बजट एवरी एस्पेक्ट बिगड़ेगा। किचन का भी खर्चा हमें बहुत सोच समझ के करना पड़ेगा, जो कि बहुत सारी महंगाई से जूझ रहा है हमारा किचन ऑलरेडी। दालें, सब्जियां, फ्रूट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स सब कुछ बहुत महंगा है। तो एवरी ईयर दूध के 2-2, 4-4 महीने में रेट्स बढ़ रहे हैं। चीज़, पनीर, आप नेम इट, आप जो नाम लो वो चीज़ें महंगी है। आप एक बार आज आपने कोई चीज़ बाय करी, आप 15 दिन बाद जाओगे तो 5%, 7% बढ़ के ही आपको वो चीज़ मिलने वाली है। तो मेरा सरकार से रिक्वेस्ट है कि एक ऐसा हम एक प्लेटफॉर्म बनाएं कि जो हमारी सरकार है उसका खुद का पोर्टल हो, कि वो मैन्युफैक्चरर से या व्यापारियों से माल ले और रियायती दामों पे एक सधे हुए प्रॉफिट मार्जिन के साथ अगर आम पब्लिक को प्रोवाइड करेगा तो लोग, जो पब्लिक है, हमारे देश की जो जनता है, वो हमारी जो सरकारी जो पोर्टल होगा उससे बाय करेगी।
तो हमारा पहली चीज़ तो ये है कि हमारे जो दुकानदार है, मैन्युफैक्चरर है, उसका जो माल होगा, तो हमारे देश की सरकार अगर का पोर्टल होगा, विश्वसनीय होगा, कम मार्जिन पे होगा, एक रिलायबल मार्जिन पे होगा और रिलायबल ओरिजिनल प्रोडक्ट्स होंगे, तो लोग हमारे देश की पोर्टल से खरीदेंगे। और उससे क्या होगा कि हमारे फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमारे देश का पैसा जो है वो हमारे देश में रहेगा। दूसरी चीज़ ये है कि सारे दुकानदार अपना इस पोर्टल पे माल बेच सकते हैं, तो वो भी घर आएंगे तो कुछ कमा के लाएंगे। तो आज हमारे देश की जो इकोनॉमी है वो इतनी खराब हो रही है, ध्वस्त हो रही है। और जो आईटी वाले, जो हमारे बच्चे हैं, जो आज की जनरेशन है, जो 28, 30, 35 साल के बच्चे हैं, वो स्पेशली यूपी में कोई बड़ी कंपनीज नहीं है। यूपी, बिहार, ये सारे जो आजकल आसपास के, मतलब कोई भी स्टेट, मैं ये स्पेसिफिकली कहूँगी कि बेंगलोर, हैदराबाद, पुणे, बॉम्बे और दिल्ली एनसीआर, नोएडा, इसकी वजह से इसके आसपास के जो भी स्टेट है, जो भी सिटीज़ हैं, उनके सारे ही बच्चे ये मेट्रो सिटीज़ में पैसे कमाने के लिए, जॉब करने के लिए जा रहे हैं। उनको 15,000 रुपये महीने भी जॉब मिल रही है तो वो वहाँ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जॉब्स नहीं है, यहाँ पे कंपनीज नहीं है। तो एमएनसी वगैरह सारी बड़े शहरों में है, तो इस वजह से वहाँ पे क्या है कि महंगाई बेइंतहा बढ़ रही है। फ्लैट के जो रूम्स है या रेंट्स है या परचेस करने की तो पावर, मुझे लग रहा है बहुत ही अच्छे बच्चे जो निकले हैं या बहुत अच्छा पैकेज होगा वही ले पाएंगे। बाकी जो एक आम बच्चा है जो जिसने बीटेक एमबीए किया है या ग्रेजुएशन किया है, और वो बच्चे जब कमाने जाते हैं तो वो बहुत ही कम पैकेज पे काम कर रहे हैं। और एमएनसी ये सब जानती है कि हमारे देश का जो यूथ है बेरोजगार है, तो वो उनका भर भर के शोषण भी करते हैं। बच्चे 8 घंटे 10 घंटे सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करते हैं, और उसके बाद वो महीने का 10,000, 15,000, 20,000 कमा के लाते हैं, जो उनके अपने लिए भी सफिशिएंट नहीं है, तो अपने पेरेंट्स की वो मदद नहीं कर सकते हैं। तो सरकार को इस चीज़ में बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि सारे स्टेट का डेवलपमेंट हो, एमएनसीज आए, उसके लिए ये होगा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा। जो आप गरीबों को राशन दे रहे हो और फ्री के जो कॉलोनीज और टॉयलेट के और 50 योजनाओं चल रहा है, उसके बाद वो गरीब क्या करता है, सरकार का पैसा लेके शराब पी के मस्त रहता है, उसको काम करना नहीं है, क्योंकि सरकार भरपूर उसको पैसा घर बैठे दे रही है, उसको मेहनत नहीं करनी है। बाकी मेहनत करने वालों को काम की कमी नहीं है, लेकिन आज आप देखिए हाउस होल्ड हेल्प हो या कहीं फैक्ट्रीज में हो, कई लोग तो अपनी फैक्ट्रीज और शॉप्स इसलिए बंद कर देते हैं कि वर्कर्स नहीं मिल रहे हैं। क्योंकि आप सरकार जो है, हमारे जो बच्चे जो इंजीनियर बने हैं, ग्रेजुएट वो डॉक्टर्स बने हैं, बहुत सारी मेहनत, और माता पिता ने बहुत रुपये उनकी पढ़ाई के पीछे लगाए हैं। 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ बच्चों की पढ़ाई में लग जाते हैं। उसके बाद जो बच्चे कमा रहे हैं, आप उनसे भर भर के 30%, 40%, 50% तक का आप टैक्स ले लेते हो, और वो पैसे लेके आप गरीबों को जो बांटते हो, अथाह बांटते हो, अननेसेसरी बांटते हो, वोट बैंक के लिए बांटते हो। तो वो जो बच्चे जो गरीब हैं वो काम नहीं करना चाहते, वो और बेरोजगारी का बहाना लेके आपको बैठे बैठे उनको पैसा मिल रहा है, उनके सारे खर्चे चल रहे हैं, तो उनको काम नहीं करना है, मेहनत नहीं करना है। तो ये भी बहुत बड़ी वजह है कि आप आज के यूथ पे कितना बर्डन डाल रहे हो। आज आपने व्यापार सब बर्बाद कर दिया है, देश में हर व्यापारी रो रहा है। तो आज जो यूथ है ना, उसकी कमाई पे आपका देश चल रहा है, तो वो यूथ इसीलिए बाहर भाग रहा है, क्योंकि फैसिलिटीज़ यहाँ है नहीं। उनको जो पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा पॉपुलेटेड है, इतनी सारी भीड़ भाड़ है, सेफ्टी है नहीं, और जो फाइनेंस वगैरह, लोन वगैरह जो होते हैं, उसके सिस्टम इतने ख़राब होते हैं कि बच्चे बड़े परेशान हो जाते हैं। घर लेने के लिए लोन लेने तो भारी भारी आपको वो इंटरेस्ट रेट दे, तो इसीलिए बच्चे, क्योंकि फैसिलिटी सरकार नहीं दे रही, भर भर के उनसे टैक्स ले रही है, तो आप ये देखो, इसलिए बच्चे बाहर पलायन कर रहे हैं। तो ये समझिए यूथ आपका, जो आपका इंटेलेक्चुअल जो क्लास है वो बाहर जा रहा है। तो अब आपके पास क्या बचा? जो बेरोजगार गरीब हैं, जिनको आप भर भर के पैसे दे रहे हो, कॉलोनीज, राशन, ये सब दे रहे हो, सिर्फ वोट बैंक के पीछे दे रहे हो आप, क्योंकि कोई नेता अपनी जेब से नहीं दे रहा है, वो हमारी कमाई से उनको दे रहा है। और उसके बाद वो लोग महानिकम्मे होते हैं, उनको कुछ काम ही नहीं करना होता, उनको बैठे बैठे खाना होता है।
और इस वजह से आपके देश में क्या बचेंगे? वो नशेड़ी और सरकार इतनी कमज़ोर रहती हैं कि शराब जैसी चीज़ें बंद नहीं कर पाती हैं। तो वो लोगों को शाम पड़े, सुबह से आपको कुछ काम कमा रहा है थोड़ा सा और उसके बाद शराब पीना है, उनके भी घर बर्बाद हैं। उसके बाद जो यूथ है जिससे आप टैक्स भर भर के ले रहे हो, उनको बाहर चले जाना है क्योंकि आप फैसिलिटीज़ नहीं है शहर में, अरे देश में डेवलपमेंट नहीं है। तो आप ये बताइए, व्यापारी बर्बाद है, गृहिणी परेशान है, स्टूडेंट्स को लोन मिलता नहीं है, तो आप इस देश का क्या भला कर रहे हैं, ये आपको जवाब देना होगा। अच्छा गर्मी में नहीं ले रहे पर कपड़े भीगे थे पसीने से, ये अच्छा किया। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय सिंह भदौरिया है। संजय जी, आप किस कारोबार से जुड़े हुए हैं? मैं बिल्डिंग मटेरियल एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ, प्लस भारतीय उद्योग व्यापार मंडल में वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ। सर, आम बजट आने वाला है, आम बजट को लेकर क्या आप लोग चाहते हैं गवर्नमेंट क्या ऐसा करे जिसकी वजह से आपके व्यापार में थोड़ी और बढ़ोतरी हो? और अभी आप लोग बिजनेस कर रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है? हम जिस व्यापार से हैं उस व्यापार में हमारा सीमेंट, सरिया का और पेंट्स इस तरह का काम है। गवर्नमेंट ने बजट में सीमेंट पे जो 28% जीएसटी लगा रखा है वो काफ़ी अधिक है और उसको हम लोगों से हम बजट में गुजारिश चाहते हैं कि गवर्नमेंट से कि उसको 18% किया जाए, जिससे आसानी से लोग मकान बना सकें। प्लस व्यापारियों को लिखा पढ़ी बहुत ज़्यादा करनी पड़ रही है जीएसटी के तहत। टीसीएस और इन सब चीज़ों की लिखा पढ़ी वो क्योंकि इतना पढ़ा लिखा व्यापारी होता नहीं है और व्यापारियों के साथ दिक्कत ये है कि वो अपने मुनीम रखते हैं, अकाउंटेंट रखते हैं, उन व्यापारियों को हमेशा ये समस्या आती है कि वो कहीं ना कहीं जटिलता में फंस जाते हैं, उसमें उनको नोटिसें जारी हो जाती हैं और इतनी नोटिसें आ रही हैं जिससे व्यापारी बहुत परेशान हैं। सारे व्यापारियों का कहना यह है कि आप लोग एक व्यापार मंडल से गठित करके हम एक कमेटी बना करके सब लोग आपसे मिलें और हमारी ये समस्याओं को समाधान हो, क्योंकि इससे व्यापारी बहुत ज़्यादा परेशान है।